और ये इस वक्त सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण राष्ट्रपति भवन पहुंची, जहां पर राष्ट्रपति भवन की ये सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। बजट पेश करने से पहले राष्ट्रपति भवन और यहां से फिर वो संसद के लिए रवाना होंगी। तो ये सीधी तस्वीरें हम आपको राजधानी दिल्ली से दिखा रहे हैं। राष्ट्रपति से मंजूरी के बाद कैबिनेट से औपचारिक मंजूरी मिलेगी और फिर 11 बजे से बजट पेश करेंगी मंत्री निर्मला सीतारमण। तो राष्ट्रपति भवन पहुंची हैं वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और राष्ट्रपति से मंजूरी मिलने के बाद संसद भवन जाएंगी, जहां पर कैबिनेट की बैठक होगी और उसके बाद बजट पेश करेंगी। 10:15 पर कैबिनेट की जो बैठक है वो प्रस्तावित है। और आपको बता दें कि राष्ट्रपति भवन से निकल करके अब निर्मला सीतारमण जो हैं वो संसद भवन पहुंच चुकी हैं। यहां पर कैबिनेट की बैठक होनी है। 10:15 पर यह प्रस्तावित है बैठक और कैबिनेट से औपचारिक मंजूरी मिलेगी और फिर बजट पेश करेंगी मंत्री निर्मला सीतारमण। तो आज वित्त मंत्री बजट पेश करेंगी। सुबह 11 बजे मंत्री निर्मला सीतारमण आम बजट 2021-22 पेश करेंगी। तो आपको बता दें कि आज उम्मीदों का बजट, क्योंकि कोरोना काल के बाद यह बजट पेश करेंगी सीतारमण और ऐसे में हर वर्ग को, हर सेक्टर को उम्मीदें हैं इस बजट से बहुत ज्यादा, क्योंकि देश की इकोनॉमी को बूस्ट करना एक बहुत बड़ी चुनौती है। और दो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर। और ये तब की तस्वीरें हैं जब वो वित्त मंत्रालय पहुंचे थे, उस वक्त की ये तस्वीरें हैं। वित्त मंत्रालय पहुंचने के बाद वहां से निकली और अब 3 तस्वीरों के जरिए हम आपको दिखा रहे हैं। बजट से पहले पूजा पाठ करते हुए नजर आए, बजरंग बली का आशीर्वाद लेते नजर आए अनुराग ठाकुर और उसके बाद मंत्रालय के लिए वहां से निकले और फिर मंत्रालय पहुंचे। तो ये 3 तस्वीरों के जरिए आज सुबह की शुरुआत जो हुई, दिन की शुरुआत जो हुई है अनुराग ठाकुर की, वो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। वित्त राज्य मंत्री सबसे पहले उन्होंने बजरंग बली का आशीर्वाद लिया, फिर मंत्रालय के लिए निकले और फिर मंत्रालय पहुंचे। मोदी सरकार में माननीय वित्त मंत्री जी का यह बजट जनता की उम्मीदों के अनुसार होगा। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास मूल मंत्र के साथ चलने वाली मोदी सरकार ने पिछली महामारी के समय भी आत्मनिर्भर पैकेज देकर भारत को एक नई दिशा दी, महामारी से बचाया भी और भारतीय अर्थव्यवस्था को तेजी के साथ पटरी पर भी लाए और मजबूती प्रदान कर रहे हैं। पूर्ण विश्वास है इस बजट में भी हम जनता की उम्मीदों पर खरा उतरेंगे और आत्मनिर्भर भारत बनाने के लिए और विश्व की अग्रणी इकोनॉमीज में एक भारत लगातार आगे बढ़े, इस दिशा में हमारा लगातार प्रयास रहेगा। तो आपको बता दें कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण राष्ट्रपति भवन से निकल चुकी हैं और संसद भवन वो जा रही हैं। और आपको बता दें कि उन्होंने बजट की जो प्रति है वो भी राष्ट्रपति को सौंप दी है। तो राष्ट्रपति से मंजूरी मिल गई है और अब कैबिनेट की बैठक जो है वो कुछ ही देर में होने वाली है। कैबिनेट की बैठक में औपचारिक मंजूरी बजट को मिल जाएगी और उसके बाद बजट पेश करेंगी मंत्री निर्मला सीतारमण। तो इस बजट से हर किसी को काफी ज्यादा उम्मीद है। चलिए आपको सुनवाते हैं लोगों की क्या उम्मीदें हैं इस बजट से। मेन है कि जो आम नागरिक है, जो कॉमन सिटीजन्स हैं, उनके फेवर में होना चाहिए और खासकर से पब्लिक हेल्थ
और एजुकेशन, इनको ध्यान में रखना चाहिए। जो इकोनॉमिक स्लैब अभी इनकम टैक्स से रखा गया है, उसको जो कॉमन जो छोटे इंटरप्रेन्योरशिप हैं उनको ध्यान में रखते हुए उसको किया जाए। सर देखिए, कोविड के बाद तो पब्लिक की हालत ख़राब है। जो आज मैंने अखबार में पढ़ा उस हिसाब से आज के बजट में ये कहा जा रहा है कि टैक्स बढ़ाया जाएगा, जिससे लग रहा है कि पब्लिक अमीर हो चुकी है और सरकार गरीब हो चुकी है। सरकार तो गरीब हुई है लेकिन पब्लिक भी अमीर नहीं है, पब्लिक भी जूझ रही है। तो ये टैक्स में को अगर बढ़ाया जाएगा तो इससे और पब्लिक परेशान होगी। कोविड के लिए यही बोलूंगी कि गरीब आदमी इतना परेशान है, आज की डेट में रोजगार खत्म, डिक्रीज होगी, लोगों की सेल है नहीं मार्केट में, फिर कहीं ना कहीं से सफर तो हमारे बच्चे ही कर रहे हैं ना। बजट के लिए यही है कि गवर्नमेंट थोड़ा सबके लिए सोचे, हर तबके के लिए सोचे। कोरोना काल की वजह से सभी उद्योग धंधे और सब धराशायी हो गए थे। ऐसे में सबको उम्मीद है कि बैंकिंग सेक्टर को बढ़ावा दिया जाए, क्योंकि एनपीए बहुत ज्यादा हो गया है। साथ ही टैक्सेशन में सबकी मांग है कि छूट मिले, क्योंकि जीएसटी और यदि इनकम टैक्स की स्लैब में थोड़ा सी कमी आएगी तो लोग टैक्स जमा करेंगे। हम भी चाहेंगे कि गवर्नमेंट जो हाई एजुकेशन सेक्टर है उस पर गवर्नमेंट थोड़ा ज्यादा प्रमोट करे, उन लोगों को रिलीफ दे। बच्चों को टैक्स में छूट नहीं, मतलब बच्चों को पढ़ने के लिए जो स्कॉलरशिप फैसिलिटी है उसमें थोड़ा और इंक्रीमेंट करे, जिससे जो बच्चे पुअर वर्ग के बच्चे हैं जो पढ़ नहीं पाते हैं उनको ज्यादा से ज्यादा प्रमोटेड मिले और वो आगे जाके हाई स्टडी कर सके। देखिए, दशक का पहला बजट है और 21वीं सदी का ऐतिहासिक बजट होने जा रहा है, क्योंकि पूरा विश्व भारत की तरफ देख रहा है। जिस तरह कोरोना काल से उभरे हैं भारत, उस हिसाब से लोगों का दिखा कि आर्थिक रूप से भारत कैसे उभरेगा। और मुझे जहां तक लगता है कि इस बजट में जो है कोरोना वैक्सीन वगैरह को लेते हुए एनपीए को में जो ज्यादा पैसे पड़े हुए हैं उसको कैसे निकाला जाए, एनपीए को कैसे सही किया जाए, इस पे सरकार विशेष ध्यान देगी। कि इस बजट में लोगों के पास परचेजिंग पावर नहीं है, मतलब खरीदने की क्षमता नहीं है, और उसको कैसे बढ़ाया जाए, उसमें बढ़ाने के लिए दो ही उपाय है। एक तो रोजगार को बढ़ावा देने का काम किया। जब इस देश में लोग कहते थे 1 रुपया भेजता हूं 15 नया पैसा पहुंचता है, तो 13 लाख करोड़ से ज्यादा डीबीटी लोगों के सामने दिया, 1 नया पैसा का इधर। ईज ऑफ डूइंग में आज हम लगभग नेशनल पैरामीटर पर पहुंच रहे हैं। पेपरलेस, आज निर्मला जी का ये बजट मोदी के उन नीतियों को सामने लाएगा जो उनका उद्देश्य। डिपार्टमेंट में पेपरलेस चल रहे हैं, पहले फाइलें जाती थी, अब फाइलें नहीं जाती है, अब कंप्यूटर से होता है। तो ये एक मोदी की सोच की एक परिलक्षण है। अनुराग ठाकुर जी का कहना है आत्मनिर्भर भारत की तरफ होगा, जन भावनाओं को ध्यान में रखकर बजट पेश किया जाएगा। देखिए, देश में गालियां देने का काम राहुल गांधी जैसे विपक्ष ने कभी, पूरी दुनिया ने सराहने का काम किया कोविड में नरेंद्र मोदी को, लेकिन विपक्ष राहुल गांधी जैसा अन्य विपक्ष ने कभी मोदी को सराहा नहीं, क्या क्या नहीं कहा। लेकिन आप देखें ग्रेजुअली जो जीएसटी बढ़ा है, ये मोदी के आर्थिक नीतियों के कारण ही बढ़ा। सर, एक सवाल और, असादुद्दीन ओवैसी जी का कहना है अगर यूपी का एंटी कन्वर्जन लॉ लागू होता तो बाबा साहेब अम्बेडकर भी क्रिमिनल घोषित कर दिए जाते। देखिए, ओवैसी कभी कानून की बात करते, कभी कानून को ना मानने का काम करते। इसी लोकसभा के सदन में कभी ओवैसी ने राष्ट्रीय गान, रोजमर्रा की चीजें हैं जैसे राशन है, गैस है, दूध है, इस टाइप से चीजें हैं जो हर गरीब और अमीर सबके लिए जरूरत है। वो चीज को सस्ता करना चाहिए, बस हम लोगों को बस यही है। और जो कुछ कर रहे हैं सब बहुत अच्छा कर रहे हैं। भी होगा, बढ़िया होगा। अगर बिल्कुल अच्छे कर ही रहे हैं, मोदी जी बढ़िया लाएंगे और रमन साहब मैम भी बहुत अच्छा लाएंगी बजट। ऐसी बात, सारी सुविधाएं अच्छी होनी चाहिए, मध्यम वर्गीयों के लिए ज्यादा सोचे। मोदी तो अच्छा कर रहे हैं और जो भी कर रहे हैं मोदी जी बहुत अच्छा कर रहे हैं, और जो भी करेंगे वो भी बहुत ही अच्छा करेंगे।
हम लोग ये चाहते हैं कि हम लोगों के जो हम लोग को जो पति लोग खर्चे के लिए देते हैं उसमें हम लोग का हिसाब नहीं बैठता है। हम लोग महिलाओं का किचन का बजट खास कर देख कर वो बनाए बजट, ताकि हम लोग को कष्ट ना हो। जो बजट आ रहा है पब्लिक हित में है तो बहुत ही बढ़िया है। इसको पब्लिक हित में कार्य हो, पब्लिक हित में काम हो, सारे आम जनता इसका फायदा उठाए, आम जनता को उसको राहत मिले टैक्सेस में और उसमें बाकी में। देखिए, हम महिलाएं हैं, हम तो यही चाहते हैं कि घर हम अच्छी तरह से चला सके, है ना। तो घर की जो चीज़ें हैं, वस्तुएं, सब उनको ध्यान में रखते हुए बजट होना चाहिए, ताकि सब सुख सुविधाएं हमें मिल सके महिलाओं के मुताबिक। ठीक है जी। और हम लोग जॉब भी करते हैं तो थोड़ा सा हमें ये भी है कि इस चीज़ पर भी ध्यान दिया जाए कि किस तरह से हमारी सैलरी बढ़ सके और क्या होती है। उनके लिए भी हमें जो सब्सिडी मिल रही है, लेकिन उसकी सब्सिडी भी छोड़नी चाहिए यहाँ, तो फिर क्योंकि सारे देश का भला होना चाहिए उसके हिसाब से। तो उनको ग्रोसरी भी उसमें भी जो है डिक्रीज होना चाहिए उसकी अमाउंट्स में, क्योंकि इतना इंक्रीमेंट करने से एक आम इंसान के लिए बड़ा मुश्किल हो जाता है सर्वाइव करना। और गवर्नमेंट सारी सोचती नहीं है। इंडिया की गवर्नमेंट को सबको लेके हक में सोचना चाहिए कि क्या होनी चाहिए कीमतें, हर चीज़ की कीमत उसके बजट के हिसाब से होनी चाहिए, इंसान के बजट के हिसाब से। एक्सपेक्टेशन तो यही है कि हर वर्ग को, हर जो कैटेगरी है, जनरल कैटेगरी है, जब लोअर कैटेगरी है, हर वर्ग को ध्यान में रख के बजट को बनाया जाना चाहिए। यही है कि सभी जो है लोग हैं वो अपना जो जितनी भी उनके पास इनकम है उसमें वो अपना सही तरीके से खर्च कर सके, अपने पैसे को एडजस्ट कर सके और अपने बच्चों के लिए, अपने फ्यूचर के लिए भी कुछ सेविंग कर सके। टैक्स का ही मेन उम्मीद है कि कुछ रिबेट मिल जाए और लड़की लोग के लिए भी मिल जाए, मतलब लेडीज लोग के लिए भी टैक्स में रिबेट मिले और बाकी देश के रहते हुए मतलब देश को भी इसमें कुछ हानि ना हो। और ये सीधी तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण संसद भवन पहुंच चुकी हैं और अब वो संसद भवन के अंदर जाती हुई आपको तस्वीरों में नजर आ रही हैं। तो वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण बजट पेश करने के लिए पहुंच चुकी हैं। उनके साथ अनुराग ठाकुर वित्त राज्य मंत्री वो भी आपको नजर आ रहे हैं। अब देखिए, इस बार का जो बजट है वो बिल्कुल पेपरलेस है। तो ऐसे में मंत्री सीतारमण के हाथ में सिर्फ एक टैब है और बड़ी बात है कि ये मेक इन इंडिया के तहत टैब जो बनने हैं वो टैब का इस्तेमाल किया जा रहा है, यानी भारत में बने हुए टैब का इस्तेमाल इस बार सीतारमण कर रही हैं। और अब जो है वो कैबिनेट की बैठक होने वाली है। कुछ ही देर में कैबिनेट की बैठक होगी और आपको बता दें गृह मंत्री अमित शाह भी संसद पहुंच चुके हैं, वित्त मंत्री पहुंच चुकी हैं, वित्त राज्य मंत्री को भी आपने देखा वो भी वहां पहुंच चुके हैं। कुछ ही देर में कैबिनेट की बैठक होने वाली है और कैबिनेट की बैठक में औपचारिक रूप से बजट को मंजूरी मिल जाएगी और उसके बाद फिर बजट पेश करेंगी मंत्री निर्मला सीतारमण। तो इस बार का जो बजट है वो पूरी तरीके से पेपरलेस है। बजट की जो कॉपी है वो छापी नहीं गई है इस बार। जैसे अमेरिका में भी अब 17% है और ब्राजील या फ्रांस बाकी 11.2% है, और लेकिन इंडिया में हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि एटलीस्ट 4% तक अगर आएगा तो डेफिनेटली वो हेल्प होगा। और करंटली पेंडेमिक है तो डेफिनेटली रॉकेट साइंस है नहीं, शायद इतनी इजी नहीं होगा, लेकिन 1.5 के स्पीड से भी अगर हम जीडीपी इंप्रूव करते हैं और जो आउट ऑफ पॉकेट जो हमारे देश खर्चा कर रहे हैं मेडिकल पे वो डेफिनेटली कम होना चाहिए। और जो हेल्थ होता है वो गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए, हेल्थ यूनिवर्सल होना चाहिए और जो हेल्थ फॉर ऑल जो कॉन्सेप्ट है ग्लोबली वो हमारे देश में आना चाहिए। और जो बजटिंग जो इस बार हो उसमें डेफिनेटली जो एजुकेशन, मेडिकल एजुकेशन है, क्योंकि आज देखा जाए तो मॉडर्न मेडिसिन मिक्स हो रहा है बाकी मेडिसिन के साथ, क्योंकि नंबर ऑफ द डॉक्टर्स जो इंडिया में हैं वो काफ़ी कम है। ऑलमोस्ट 1500 डॉक्टर्स 1500 पेशेंट एक डॉक्टर पे है। इसका मतलब बहुत लोड उन पर है और उसके लिए हमें कम से कम जो WHO का जो गाइडलाइन है कि एक डॉक्टर 1000 पे होना चाहिए, उसके लिए प्रयास करना चाहिए, जिसके अंदर एजुकेशन में इन्वेस्टमेंट, टैक्सेशन बेनिफिट होना चाहिए। और जैसे कि इवन मेंटल हेल्थ, जो कि पूरे इस पेंडेमिक में ग्लोबली मेंटल हेल्थ जो है बहुत बड़ा कंसर्न रहा है। अराउंड ऑलमोस्ट 20 लोगों के बीच में एक ऐसे लोग हैं जिनको मेंटली हेल्थ का प्रॉब्लम हुआ है। इसका मतलब कि 7.5% ऑफ पॉपुलेशन विल बी। तो ये जो तस्वीरें हैं वो आप देख सकते हैं, संसद भवन जब पहुंची
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और अनुराग ठाकुर। उस वक्त की ये तस्वीरें हैं, अब से कुछ देर पहले की ही हैं, जब वो पहुंची थी संसद भवन और ये सीतारमण के हाथ में वो टैब जिससे आज वो बजट पेश करने वाली हैं। तो पहली बार ऐसा हो रहा है कि वो टैब से बजट पेश करेंगी और ये भारत में निर्मित टैब है, ये बड़ी बात है। तो ये तस्वीरें जो है अब से कुछ देर पहले की हैं। तो चलिए, बजट तो पेश होगा, लेकिन उससे पहले उम्मीदें बहुत ज्यादा हैं। हमारे साथ जयपुर से कई मेहमान हैं, वो जुड़ रहे हैं। सबसे पहले अल्पना जी, सर आप सभी का बहुत स्वागत है। अल्पना जी, आपका भी बहुत स्वागत है न्यूज 18 राजस्थान पर। सबसे पहले अल्पना जी, मैं आपके पास आ रहा हूं, आपसे जानना चाहूंगा कि इस बार उम्मीदों से भरा हुआ बजट कहा जा रहा है। एक अर्थशास्त्री के तौर पे इस बजट से आपको क्या उम्मीदें हैं? किस तरीके से इस बजट को आप देख रही हैं कि कैसा होगा बजट? देखिए, जो एग्रीकल्चर में जो बजट का जो प्रावधान किया जाता है उसमें 2-3 हिस्से होते हैं। एक पहला हिस्सा जो बड़ा हिस्सा होता है वो है अल्पना जी, क्या आपको मेरी आवाज मिल पा रही है? चलिए हम गेस्ट के पास चलेंगे, लेकिन उससे पहले ये जो तस्वीरें आ रही हैं वो तस्वीरें भी हम लगातार आपको दिखाते रहेंगे, क्योंकि अब जो है कैबिनेट की बैठक भी शुरू होने वाली है। कुछ ही देर में कैबिनेट की बैठक होगी। तो चलिए, हमारे साथ जो गेस्ट पैनल है वो भी जुड़ चुके हैं, आपको परिचय करवा दें। संजीव गुप्ता जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, उद्योगपति हैं और पूर्व अध्यक्ष हैं सीतापुरा इंडस्ट्रियल एसोसिएशन के। आरपी विजय जी हैं, बीजेपी नेता हैं, और साथ ही आरसी चौधरी जी हमारे साथ हैं जो कि कांग्रेस के नेता हैं, और अल्पना जी हमारे साथ हैं जो कि अर्थशास्त्री हैं। अल्पना जी, आपको मेरी आवाज मिल रही है? चलिए, लगता है अल्पना जी तक नहीं आवाज पहुंच पा रही है। लेकिन संजीव गुप्ता जी, मैं शुरुआत आपसे करूंगा। आपको मेरी आवाज मिल रही है संजीव जी? चलिए, लगता है कि अभी आवाज नहीं पहुंच पा रही है। हम उनसे जुड़ने की कोशिश करेंगे और उसके बाद चर्चा करेंगे कि जो उम्मीदों से भरा बजट है, क्या क्या उम्मीदें हैं और उम्मीदों पर यह बजट कितना खरा उतरने वाला है। तस्वीरें जो है दो हम आपको दिखा रहे हैं। एक तस्वीर है जब अब से कुछ देर पहले जब संसद भवन पहुंची थी मंत्री निर्मला सीतारमण, और दूसरी जो तस्वीर है वो राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के साथ जब राष्ट्रपति भवन पहुंची थी। अपनी पूरी टीम के साथ वित्त मंत्री राष्ट्रपति भवन पहुंची, राष्ट्रपति से मुलाकात की और उन्हें बजट की कॉपी दी। और आपको बता दें कि बजट की औपचारिक मंजूरी राष्ट्रपति से भी उन्होंने ली। तो चलिए, सभी मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं। सबसे पहले संजीव गुप्ता जी, मैं आपके पास आ रहा हूं, आपसे समझना चाहूंगा कि क्या उम्मीदें हैं इस बार की बजट से आपको? सर, मैं ये सोचता हूं कि इस पैंडेमिक के बाद में ये पहला बजट जो आ रहा है, इसमें डेफिनेटली हमारी जो देश की ग्रोथ वो इंडस्ट्री से बहुत डायरेक्ट जुड़ी हुई है। कृषि और इंडस्ट्री दोनों चीज़ों से जुड़ी हुई है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि अब की बार इंडस्ट्री को एक बड़ी राहत मिलने की उम्मीद हम लोग करते हैं। अब किस शेप में और कैसे, ये थोड़ा एक देखने की बात है। दूसरा एक चीज़ मैं और सोचता हूं कि एमएसएमई सेक्टर को थोड़ा ज़्यादा रिलीफ की और सहायता की ज़रूरत है। उस हिसाब से हम लोग उम्मीद करते हैं कि ये बजट आए। एमएसएमई पर ध्यान देने की जरूरत है इस बार, आपको ऐसा लग रहा है। चलिए अल्पना जी, अगर मैं आपसे समझूं एक अर्थशास्त्री के तौर पे आने वाला जो बजट है उसे आप किस तरीके से देखती है? क्या उम्मीदें कर रही हैं कि किस तरीके का इस बार का बजट हो सकता है? किस तरीके का वैक्सीन जो है वो इस बार अर्थव्यवस्था को देने जा रही हैं मंत्री निर्मला सीतारमण? आपने बहुत सही कहा, कोरोना का तो वैक्सीन आ चुका है, अर्थव्यवस्था का वैक्सीन होने वाला है ये बजट।
क्योंकि जब अर्थव्यवस्था धीरे धीरे पटरी पर आने ही लगी थी कि कोरोना का दंश हमारी अर्थव्यवस्था को सहन करना पड़ा, और उस कोरोना के दौरान हमारी अर्थव्यवस्था और हमारी सरकार ने बहुत सबक लिए होंगे। तो मुझे लगता है कि उन सबक को लेते हुए ये बजट जो है ग्रोथ पर फोकस करेगा, माइग्रेंट्स की समस्या पर फोकस करेगा। बेसिकली ग्रोथ ओरिएंटेड ये बजट होना चाहिए, तभी ये एक वैक्सीन के रूप में देखा जाएगा, ऐसी मेरी उम्मीद है। तो जो आर्थिक सर्वेक्षण था जो कल सामने आया, उसको आप किस तरीके से देखते हैं? क्योंकि जीडीपी जो है वो 11% के आसपास कहा जा रहा है जो सर्वेक्षण था उसमें। क्या यह लगता है कि हां 11% तक हम छू पाएंगे जीडीपी को? जो आर्थिक सर्वेक्षण होता है उसमें बहुत कुछ हिंट मिल जाती है कि सरकार। अल्पना जी, मैं आपके पास आ रहा हूं। इस वक्त कुछ तस्वीरें संसद भवन से आ रही हैं, वो हम अपने दर्शकों को दिखा दें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तस्वीरों में नजर आ रहे हैं और कैबिनेट की जो बैठक होने वाली है उसमें शामिल होने के लिए जा रहे हैं। ये तस्वीरें हैं सीधी इस वक्त दिल्ली से, संसद भवन से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बैठक में जो कैबिनेट की होने वाली है उसमें शामिल होने के लिए अभी पहुंचे हैं। ये सीधी तस्वीरें हैं। अब अल्पना जी आप बोलिए। जी, मैं ये कह रही थी कि जो आर्थिक सर्वेक्षण है उससे बहुत कुछ अंदाज लग जाता है कि सरकार किस दिशा में सोच रही है। तो मुझे लग रहा है कि जो आर्थिक सर्वेक्षण में ये बताया गया है कि इंफ्रास्ट्रक्चर पर, स्किल पर, स्पेशली हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर पर फोकस रहने वाला है। मुझे लगता है कि वैसे तो सरकार के लिए ये बहुत ही टाइट रोप वॉक होने वाली है, क्योंकि एक तरफ अर्थव्यवस्था बहुत डगमगाई हुई है। जीडीपी के लिए टारगेट तो जरूर लिया गया है, लेकिन उसे अचीव करने के लिए बहुत ही टाइट रोप वॉक वित्त मंत्री को करनी होगी। वो कैसे इसे बैलेंस करती हैं ये हमें थोड़ी ही देर में पता चलेगा, क्योंकि अर्थव्यवस्था को संभालने के लिए बहुत हैवी इन्वेस्टमेंट की जरूरत है। और दूसरी ओर रेवेन्यू सरकार का कम हो गया है, क्योंकि अर्थव्यवस्था में बहुत जबरदस्त कॉन्ट्रैक्शन हुआ है पिछले साल। अच्छा, और ये कल ही एक अच्छी खबर शायद बजट से पहले ये भी आई कि जीएसटी करेक्शन जो है सबसे ज्यादा इस बार हुआ है जनवरी के महीने में, तो वो उसे किस तरीके से देखा जाए? देखिए, जीएसटी करेक्शन तो होगा ही, क्योंकि जितना जबरदस्त कॉन्ट्रैक्शन हुआ था, धीरे धीरे इकोनॉमी क्योंकि पटरी पर लौट रही है, तो ये करेक्शन तो देखने को मिलेगा और ये हमारे लिए एक शुभ संकेत भी है। तो अच्छा है ये, लेकिन फिर भी उसके बावजूद भी रेवेन्यू की हालत तो टाइट है। बिल्कुल, रेवेन्यू की हालत हम देख सकते हैं, इसलिए रेवेन्यू की हालत टाइट है। तरीके से बैलेंस करेगी ये बहुत इंपॉर्टेंट होगा। ठीक है, आरपी विजय जी, कौन सा वैक्सीन आज लगाने वाली है निर्मला सीतारमण? कोरोना का वैक्सीन तो लगना शुरू हो चुका है और देश के हर हिस्से में लग रहा है, लेकिन अब देश का हर एक नागरिक इस बजट से उम्मीदें लगाए बैठा है। कौन सा वैक्सीन आज लगने वाला है? अभिषेक जी, आप सभी को पता है कि इकोनॉमिक सर्वे से आपको इंडिकेशंस मिल गए हैं कि किस तरीके का बजट आने वाला है और क्या हमारी ग्रोथ होने वाली है। अब सभी को पता है कि ये पेंडेमिक 100 साल के बाद में आई है, तो 100 साल का ये पहला बजट होगा और ये एक तरीके से बहुत ही कहते हैं ना प्रोग्रेसिव सोच के साथ ये बजट आएगा। जैसे इन्होंने कहा ग्रोथ ओरिएंटेड होना चाहिए, तो डेफिनेटली ये ग्रोथ ओरिएंटेड बजट होगा। सभी को पता है कि इस समय सबसे ज़्यादा पैसा आदमी की ज़िंदगी बचाना जरूरी था, हमने ज़िंदगियां बचाई। उसके बाद में अर्थव्यवस्था, नो डाउट जिस तरीके से हमारे अर्थव्यवस्था को तकलीफ पहुंची है वो सिर्फ इंडिया की अर्थव्यवस्था को नहीं पहुंची, पूरे वर्ल्ड की पहुंची है। बट हम आज बात करेंगे हमारी इंडिया की, तो इंडिया की अर्थव्यवस्था को तकलीफ पहुंची है, उसको उसी हिसाब से जो ग्रोथ ओरिएंटेड, जैसे अल्पना जी बता रही थी, ग्रोथ ओरिएंटेड करके किस सेक्टर में ज़्यादा पैसा दिया है जिससे रोजगार भी बढ़े, साथ के साथ पैसा भी लगे और दूसरी चीज उससे हमारी जीडीपी भी ग्रोथ कर पाए। जो जीडीपी का आंकड़ा दिया है, नो डाउट आपको पता है कि सेकंड के अंदर 23.9 माइनस हो गई थी, वो 7.7 रहने वाली है। कहने का अर्थ ये कि ओवरऑल अगर 7.7 माइनस रहती है और उसके बाद में अगर 11% की ग्रोथ की बात करते हैं तो अच्छा है। और ग्रोथ इसके हिसाब से बजट आप अंदाज लगा सकते हो कि किस तरीके का बजट आने वाला है। वो सभी सेक्टर्स को,
चाहे ये इकोनॉमिक आपका रियल एस्टेट का सेक्टर हो, चाहे इंफ्रा का नहीं सेक्टर तो हो, विपक्ष तो ये कह रहा है ना कि ये तो सिर्फ नंबर है, नंबर अपने हिसाब से दे दो, 11 दे रहे हो, 13 दे दो, 15 दे दो, क्या फर्क पड़ता है? विपक्ष तो ये कह रहा है। नहीं, ऐसा नहीं होता है। आज इकोनॉमिक सर्वे होता है, डेफिनेटली ऐसा नहीं होता है कि कोई भी आदमी कुछ भी दे सकता है। हर आदमी की अपनी जिम्मेदारी होती है। और ये कोई भी सरकार, मैं ये नहीं कहता कि बीजेपी सरकार की बात है या कांग्रेस की सरकार बात है, हर सरकार जो पावर में होती है वो सब ऐसे काम नहीं कर सकती कि दिखाने के लिए कोई काम कर दे। तो ये हमारा सोचना ही गलत है कि कोई दिखाने के लिए कोई काम करता है। चलिए ठीक है, मैं ये मानता हूं कि अब आरसी चौधरी जी मैं आपके पास आ रहा हूं, उससे पहले एक बड़ी खबर यह है कि कैबिनेट की बैठक जो है वो शुरू हो चुकी है। प्रधानमंत्री अब से कुछ देर पहले ही वहां पहुंचे और उसके बाद कैबिनेट की बैठक जो है संसद भवन में शुरू हो गई है, जहां पे बजट को औपचारिक तौर पर मंजूरी मिल जाएगी। अब आरसी चौधरी जी मैं आपके पास आ रहा हूं, बजट से आपको क्या उम्मीदें हैं? क्योंकि आपके तमाम नेता तो ये कह चुके हैं कि बजट से हमें कोई ज्यादा उम्मीद नहीं है, लेकिन आप क्या उम्मीद कर रहे हैं? देखिए, मैं ये कहूंगा कि कांग्रेस पार्टी के जो पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय राहुल गांधी जी ने एमएसएमई के जो तमाम जो लोग थे उनके ऑर्गेनाइजेशन के साथ में संवाद किया और संवाद करके उनके साथ से जो इनपुट निकल के आए थे उनके हमने सरकार को सुझाव दिए। हमारे पूर्व जो वित्त मंत्री हैं पी चिदम्बरम जी हैं, मल्लिकार्जुन खड़गे हैं, इन सब ने जो सरकार को बहुत सी चीज़ों से अवगत कराया कि देश की अर्थव्यवस्था किस प्रकार से पटरी पे लौट सकती है और किस प्रकार से तमाम चीज़ें हैं। हमारे जो अर्थशास्त्री हैं या जो दूसरे किसी क्षेत्र के जो विशेषज्ञ हैं, गुप्ता जी ने और अल्पना जी ने इस बात को बड़ी संजीदगी से कहा। उन्होंने भी जिक्र किया एमएसएमई का, कृषि का, इंडस्ट्री का, कृषि का कितना बड़ा कॉन्ट्रीब्यूशन रहा इस देश की लड़खड़ाती अर्थव्यवस्था को खड़ा रखने में। आज ये 3 काले कानूनों को लेकर जिस प्रकार का मोमेंट है वो निश्चित रूप से चिंता का विषय है। अल्पना जी ने बड़े सजे हुए शब्दों के साथ में कहा कि जिस प्रकार से अर्थव्यवस्था पटरी पे आ रही थी, आज हम बार बार जो पेंडेमिक का जो जिक्र कर रहे हैं, ये ऐसा नहीं है कि पेंडेमिक में ही हमारी अर्थव्यवस्था लड़खड़ाई है। इससे पहले इस देश को 2 दंश मिले, एक तो नोटबंदी और एक जीएसटी का गलत इंप्लीमेंट जल्दीबाजी के अंदर। उससे 2018 और 19 का जो बजट था उसके बाद में लगातार हर तिमाही के अंदर जो रिसेशन का दौर दिखा और हमारी अर्थव्यवस्था में गिरावट का दौर दिखा। और वो हमारा जो 20 के अंदर 20-21 की जो प्रथम तिमाही थी उसके अंदर -23.9 चला गया था। आज जो उम्मीद कर रहे हैं और जो हमारे जो चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर हैं सुब्रमण्यम, उन्होंने कहा कि अब वी शेप के अंदर ये ग्रोथ बढ़ेगी, जबकि हम ये उम्मीद कर रहे हैं कि ये वी शेप में ग्रोथ नहीं बढ़ रही है। इसलिए नहीं बढ़ रही है कि कोरोना के जो 9 महीने का जो दौर रहा उसमें जो क्रोनो कैपिटलिस्ट है उनकी जो पूंजी के अंदर जो बड़ी एक तीव्र वृद्धि हुई है, जो इस देश के 25 करोड़ लोगों को 1-1 लाख रुपए तक का प्रति व्यक्ति के भुगतान कर सकते हैं। दूसरी तरफ बहुत एक बड़ा सेगमेंट है वो पॉवर्टी लाइन के नीचे चला गया है। इस देश में जो ये एक असमानता का दौर है, इस असमानता के दौर को पाटना निश्चित रूप से चुनौती होगी। अमेरिका तो उसी चुनौतियों से तो पार पाने के लिए कोशिश की जा रही है और जो वी शेप की बात की जा रही है वो तो इस बार आईएमएफ भी ये कह रहा है, आईएमएफ ने भी ये उम्मीद जताई है कि आने वाले साल में 21-22 में जो ग्रोथ रेट रहेगा वो 11.5 रहेगा। भारत सरकार तो 11 कह रही है, आईएमएफ 11.5 कह रहा है। देखिए निश्चित मैं कह रहा हूं निश्चित रूप से जो रेटिंग एजेंसियां होती हैं उनकी हम विवेचना करते हैं। ऑक्सफैम ने कहा है, ऑक्सफैम ने क्या कहा है? ऑक्सफैम ने कहा कि किस प्रकार से जो गैप बढ़ा है उसी का ही तो हवाला है। ये कोई पार्टी का, हमने कांग्रेस पार्टी की तरफ से कोई ब्लेम है नहीं। वो एक बड़ी जो चीज है वो दिख रही है, वो धरातल पे दिख रही है। इस कोरोना के अंदर हमने लोगों को मर्द पशु को अपने पेट का निवाला बनते हुए देखा। इस कोरोना की महामारी के अंदर हम गरीब और बच्चों को फेंके हुए यूज किए मास्क को काम में लेते हुए देखा है। इसलिए चुनौती है, इस चुनौती को पाटने के लिए अमेरिका जैसी मजबूत अर्थव्यवस्था, जिन लोगों ने नौकरी को खो दिया, जहां पे 600 रुपए बात आपने नौकरी की छेड़ी है, तो इसमें अनएम्प्लॉयमेंट को लेकर के हम बात करेंगे आरसी चौधरी जी, क्योंकि वो बेहद अहम है देश के युवाओं के लिए। आप सभी हमारे साथ जुड़े रहें। यहां वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद लौटेंगे तो बात करेंगे अनएम्प्लॉयमेंट पे।